दोस्तों नमस्कार। आज है 8 दिसंबर 2022 और आज के डेली करंट अफेयर्स के प्रॉपर न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम आज की सबसे मुख्य खबरों पे नज़र डालते हैं जो एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर स्टेट पीसीएस की या एसएससी या अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां प्रॉपर न्यूज एनालिसिस पूछा जाता है, उसके लिए आपकी एक क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। आप सभी लोग लाइव सुबह 7 बजे आना ना भूलें। तो ये आपकी प्रॉपर क्लास प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे लाइव सेशन होता है। तो इसी के साथ हम लोग सीधे न्यूज की ओर चलते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज इस समय बनी हुई है, तो 2 न्यूज बनी हुई है। एक G20 को लेकर के बनी हुई है और इसी के साथ अभी एससीओ, ध्यान दीजिएगा ये एससीओ अब चर्चा में क्यों आ गया इसकी हम बात करेंगे। जिस प्रकार G20 का महत्व है, ठीक उसी प्रकार एससीओ, जिसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, और इसलिए ये न्यूज में आई क्योंकि अभी एससीओ की जहां बैठक हुई थी, स्थान का नाम है समरकंद, उज्बेकिस्तान के समरकंद में जहां बैठक हुई थी, वहीं पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स की एक नई फिर से यानी बैठक हुई और उसी को लेकर के फिर क्या हुआ, चर्चा में आ गया। तो आपके लिए ये एससीओ जितना इंपॉर्टेंस है उतना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये फिर से चर्चा में आ गई और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए प्रीलिम्स का पूछा जाएगा कि एससीओ की 22वीं, ध्यान दीजिएगा कैसे ध्यान रखोगे, ये 2022 में हुई है और ये 22वीं, तो यहाँ भी 22 यहाँ भी 22, तो 2022 में एससीओ की 22वीं बैठक हुई। और ये बैठक कब हुई, तो ये 16 सितंबर 2022 के बीच हुई। आप कहेंगे सितंबर में, अब दिसंबर चल रहा, तो आप इसको क्यों कवर किए? हमने इसलिए कवर किया क्योंकि इसकी बैठक उज्बेकिस्तान के किस स्थान पे हुई थी, समरकंद में हुई थी। और वहीं समरकंद पर हमने कहा एक दूसरी संगठन है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स के नाम से जाना जाता, उसकी बैठक हुई। तो इसलिए चर्चा पर चर्चा का फिर से विषय बन गया। तो यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करें कि एससीओ है क्या, तो एससीओ में ध्यान दीजिएगा, इसे यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यूरेशियन आप लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, यूरेशियन में 2 हैं, एक यूरोप के देश शामिल है और प्लस किसके शामिल हैं, एशियन के शामिल हैं। और यूरेशियन इसे इसलिए कहा जाता क्योंकि इसमें रसिया शामिल है जो यूरोप में आता है और एशिया में भी आता, और साथ में एशिया के, इसमें मध्य एशिया के देश शामिल हैं। कौन से, सेंट्रल एशिया के देश शामिल हैं। आप कहेंगे कौन, तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें कौन नहीं शामिल है, तो इसमें तुर्क बहुत हरामखोर होते हैं, तो आप तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं शामिल है। और तुर्कमेनिस्तान को हटा दीजिए तो बाकी 4 तान बचे। आप कहेंगे कौन 4 तान बचे, तो एक है कजाकिस्तान, जिसे कजाकिस्तान के नाम से जाना जाता। एक है आपका किर्गिस्तान, किस नाम से, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। एक का नाम क्या है, ताजिकिस्तान, और एक का नाम है उज्बेकिस्तान। एक का अगले का नाम क्या है, उज्बेकिस्तान। तो इसमें कितने तान शामिल हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें 4 तान शामिल हैं। आप कहेंगे सर क्या 4 तानों को याद करना जरूरी है? हम कह रहे हैं नहीं याद करना जरूरी है। इसलिए नहीं याद करना जरूरी है क्योंकि आप तुर्क को हटा दीजिए। तुर्क जो यहाँ की जाति बहुत क्या होती है, बर्बर थी, असभ थी। भारत पर भी तुर्कों का बहुत बार आपने देखा हमला हुआ। तो इससे आप याद रखोगे तुर्क कौन हरामखोर हैं, इसलिए इसमें शामिल नहीं किया। तुर्किस्तान को हटा दो, बाकी बचे 4 तान। और 4 तान के बाद आइए, एक तो ये रसिया शामिल है, अगला चाइना शामिल है, तो 4 2 कितने हो गए, 6 देश हो गए। और 6 के बाद 2 देश और शामिल किए गए और ये 2017 में शामिल होते, लेटेस्ट यही। एक तो भारत भी इसका सदस्य बन गया है, यानी परमानेंट अस्थायी सदस्य 2017 में, और साथ में भारत के साथ पाकिस्तान। 2017 में एससीओ की बैठक कहां हुई थी, अस्ताना में हुई थी। वहीं पर यह फैसला लिया गया कि पाकिस्तान के साथ भारत को एससीओ का मेंबर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई अब हम समझ लिए हैं कि इसमें एशिया और यूरोप के जो ये 8 देश हैं, इनके बीच सामाजिक,
आर्थिक राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग बढ़े, सुरक्षा, शांति, स्थिरता, समृद्धि आए, हर एक क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएं, हम समावेशी विकास को सुनिश्चित करें, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करें, आतंकवाद से निपटें या अन्य प्रकार की जो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है उन चुनौतियों से निपटें। तो इसी को कब स्थापित किया जाता है? तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना कब की जाती है? 2001 में। कब की गई? 2001 में स्थापित होता है। हेडक्वार्टर्स इसका पूछा जाए तो इसका एससीओ का हेडक्वार्टर्स कहां है? चीन के बीजिंग शहर में है। तो चीन के बीजिंग शहर में है क्या? तो ये यूरेशियन, मतलब भी बता दिए, यूरोप और एशिया के देश शामिल है, तो इसलिए यूरेशियन कहा जाता। रीजनल, चूंकि 8 ही देश हैं तो ये छोटा एक अभी संगठन है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता? रीजनल, क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है। आपसे कोई पूछे कि एससीओ है क्या, तो आप बताइए। एससीओ एक यूरेशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 2001 में की जाती है। अभी 2021-22 की अध्यक्षता इसको ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन अध्यक्षता करने के लिए यानी हर साल सौंपा जाता है। तो इस साल 2021-22 की अध्यक्षता उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? याद रखिए, उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई। और उज्बेकिस्तान में कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है समरकंद। उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसकी क्या हुई? बैठक हुई। तो समरकंद में जब इसकी बैठक हुई तो बहुत सारे यानी क्या निकल गया है? यानी बहुत सारी बातों पर सहमति बनी एससीओ को लेकर। अब हमने इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा की, आपके सामने चर्चा की है, क्योंकि हमने क्या कहा कि इसी की एक और बैठक हुई है समरकंद में ही। कौन सी है? 9वीं, ये थी 22वीं बैठक। 9th समिट हुई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्की की स्टेट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्की की स्टेट, जो तुर्की की स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कौन सी 9th नंबर की बैठक हुई। और ये बैठक 11 नवंबर 2022 को होती है। कब होती है? 11 नवंबर 2022 को होती है। इसलिए दो ये समरकंद में ये भी बैठक कहां हुई? इसी उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एक एससीओ की बैठक और दूसरा कौन? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्की की स्टेट की बैठक हुई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम यहां बात करते हैं जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा कई मुद्दों पर सहमति के लिए, आपसी सहमति के लिए उन्होंने पॉइंट रखे और फिर विश्व के जो ये 8 देश हैं इनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई। तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम था क्या? तो ये आपके सामने लिखा मिर्जियोयेव के द्वारा इसकी क्या की गई? अध्यक्षता की गई। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? यानी ये बताया गया कि अब उज्बेकिस्तान जो है वह प्रोएक्टिव होकर के अपनी विदेश नीति का संचालन कर रहा, अग्र सक्रिय होकर के ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से और कंस्ट्रक्टिव, यानी ऐसे होता है कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कूटनीति का संचालन करना। लेकिन अब उज्बेकिस्तान का एक ही उद्देश्य बचा है, संरचनात्मक तरीके से, रचनात्मक तरीके से हम जिएं और आप भी जिएं, हम आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें। जो भारत का कॉन्सेप्ट है, जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे शांति निरामयाः की जो भारत की अवधारणा है, उसी को इन्होंने बताते हुए कहा कि अब हम उज्बेकिस्तान प्रोएक्टिव होकर के पारदर्शी तरीके से और रचनात्मक तरीके से अपनी कूटनीति का संचालन कर रहा है और दूसरे देशों से भी यही उम्मीद करता है कि अन्य देश भी इसी प्रकार की विदेश नीति का संचालन करें, ना कि चाइना जैसे, ना कि जो चाइना हमेशा भारत के प्रति जो विस्तारवादी नीति अपनाता है। कहीं ना कहीं उज्बेकिस्तान का जो इंडिकेशन संकेत था ये भी था कि चाइना को अपनी विस्तारवादी नीति को क्या करना होगा? फिर से रिव्यू करना होगा, विचार करना होगा। तो ये बात इन्होंने यानी प्रोएक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी जब भी मेंस में लिखें तो ऐसे शब्द का जरूर क्या करें? आप इस्तेमाल करें।
और ये पहली बार हुआ, ये पहली बार था कि एससीओ के मंच पर यानी जेंडर इश्यू, महिला, बच्चों, जेंडर, जो जेंडर सेंसिटिव के विषय होते हैं मुद्दे, उनको उठाया गया। तो ये पहली बार हुआ कि एससीओ की बैठक, एससीओ के मंच से जेंडर इश्यू यानी लिंग संबंधी मुद्दे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, चूंकि पोस्ट कोविड 19 की इरा में यानी कोविड 19 के काल के बाद क्या हुआ, पूरी की पूरी औद्योगिक गतिविधियां क्या हुई, बंद हो गए, उनकी खस्ता हाल वाली स्थिति में पहुंच गया। तो एक बार विश्व की जो अर्थव्यवस्था है फिर से पटरी पर आए, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ सुनिश्चित हो इस पे, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आज खतरा भौतिक संसार से नहीं बचा है जितना कि डिजिटल इंडिया से। आप साइबर क्राइम का कितना नाम सुनते हो, तो साइबर क्राइम हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही, ऑनलाइन न जाने कितनों का ट्रांजैक्शन, उनके अकाउंट से पैसा या उनकी गुप्त सूचनाएं लीक हो जा रही हैं, चोरी कर ली जा रही, राइट टू प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर भी इसमें बातचीत हुई। यानी पहली बार हुआ कि एससीओ के मंच से 3 नए मुद्दे शामिल किए गए। एक कौन, जेंडर इश्यू, दूसरा हमने कहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और तीसरा मुद्दा हमने कहा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यानी कुल मिलाकर के जो ये एससीओ का गठन तात्कालिक रूप से राजनीतिक सहयोग और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हुआ था। यह उस एक क्षेत्र से बढ़ करके यानी आज के समय यह बहुआयामी क्षेत्रों को अपने अंदर कवर कर रहा है। इसमें सामाजिक मुद्दे भी आपने देखा, महिला संबंधी, लिंग संबंधी मुद्दे सामाजिक हैं, टेक्नोलॉजिकल भी मुद्दे आपने देखा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और औद्योगिक गतिविधियों से यानी आर्थिक मुद्दे भी देखा। यानी हर एक प्रकार के मुद्दे जो वर्तमान समय में हर एक देश को प्रभावित करते हैं उसको इसमें विचार किया गया, अब हम बात करते हैं इसके द्वारा कुछ आउटकम निकल के आए हैं। एक तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है संघाई स्पिरिट, क्वेश्चन पूछेगा संघाई स्पिरिट से आप क्या समझते हैं। तो ये संघाई जो एससीओ है, इसी के जो 8 देश हैं, इन्हीं 8 देशों के द्वारा आपस में यह यानी सहमति व्यक्त की गई कि हम डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, एक दीर्घकालिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, लंबे समय के लिए एक प्लान बनाते हैं कि हम 8 देश मिल करके ये इस क्षेत्रों में करने वाले हैं। तो इसी को लेकर के डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2040 तक निर्धारित किया गया। 2040 तक के जो एससीओ के सदस्य देशों ने अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसी को क्या कहा जाता, संघाई स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। और संघाई स्पिरिट कुछ और नहीं, एससीओ की 2040 तक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है। अगर कुछ फैक्ट फिगर की बात करें तो एससीओ के जो ये 8 देश हैं, ये मिल करके 15.4% जो वैश्विक व्यापार होता है उसका हिस्सा शेयर करते हैं। कितना हिस्सा शेयर करते? 15.4% वैश्विक व्यापार का हिस्सा एससीओ के सदस्य देशों के द्वारा शेयर किया जाता है। इसके अलावा अन्य अगर फैक्ट पे बात करें तो जितना कारोबार, विदेशी व्यापार का कारोबार 2021 में हुआ तो उसका 8.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का व्यापार एससीओ के सदस्य देशों ने किया है, जिनमें से निर्यात ज्यादा हुआ। निर्यात का मतलब हुआ जब आप अपना सामान या सेवा किसी दूसरे देश को भेजते हो तो उसे निर्यात कहा जाता है, और निर्यात होता है तो आपके पास विदेशी मुद्रा आता है। ये अगर निर्यात ज्यादा हुआ तो आपके पक्ष में व्यापार होता, जिससे क्या कहा जाता, ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। और जब आप दूसरे देशों से अपने देश में वस्तुएं ज्यादा मंगाते हैं तो उस स्थिति में उसे आयात कहा जाता, और ऐसी स्थिति में आपका व्यापार घाटा, जिसे ट्रेड डेफिसिट के नाम से जाना जाता, ये पैदा होता है। तो ये एससीओ के सदस्य देश कितने, 4.4 ये निर्यात किए हैं, और 3.7 यानी ट्रिलियन डॉलर का क्या किए हैं, आयात किए। निर्यात ज्यादा हुआ 4.4, आयात कम हुआ 3.7। तो इसका मतलब हुआ एससीओ का एज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में इसका व्यापार आधिक्य की स्थिति में है, यानी ट्रेड सरप्लस है, ना कि ये डेफिसिट की स्थिति में नहीं है। तो ये डेटा भी जब आप एनालिसिस करें कि एससीओ का क्या महत्व है तो वहां आप बताइए, इन दोनों को आप ऐड करेंगे
इसको 4.4 को 3.7 को, तो ये कितना बनेगा 8.1। 8.1। तो हमने दो डेटा बताया, दोनों आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन दो डेटा बताया? एक तो हमने कहा कि वैश्विक व्यापार जितना होता है उसका 15.4% हिस्सा किसके द्वारा साझा किया जाता है? एससीओ का 15.4%। और हमने कहा कुल कारोबार, वैश्विक कारोबार जो कुल होता है उसका कितना? तो हमने कहा 4.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का निर्यात किया जाता है और 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर का आयात किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य बातें आगे संबंध और गहरे हों, उनमें डीपनेस आए, इसी को ध्यान में रखते हुए जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं जो अध्यक्षता कर रहे थे, जाहिर सी बात है अन्य देशों की भी सहमति ली जाती है, लेकिन जो अध्यक्षता कर रहा होता है उसी के द्वारा अन्य मुद्दों पर भी ये कहा जाता है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, आपकी क्या सहमति है? तो उसी में क्या रखा गया, यानी इसमें कहा गया एससीओ के जो देश हैं इनमें अन्य तेजी से आए, अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से आए, तो इसके लिए न्यू एससीओ इकोनॉमिक डायलॉग यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, चूंकि स्पेसिफिक एक क्षेत्र है अर्थव्यवस्था, उस पर एक स्पेशल रूप से अलग से एक क्या हो, डायलॉग हो। तो अब कहा गया इसी उज्बेकिस्तान में जो समरकंद प्रस्ताव हुआ, समरकंद डिक्लेरेशन में कहा गया कि आने वाले समय में न्यू एससीओ इकोनॉमिक डायलॉग का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा एक अलायंस और होस्टिंग ए वीक ऑफ बिजनेस का फॉर्मेशन हो, और जिसमें कौन शामिल हो? पार्टनरशिप, यानी एससीओ के जितने भी देश हैं उनको मिला करके एक प्रकार का अलायंस बनाया जाना चाहिए। किन लोगों का? व्यापारियों का, जो बिजनेस है, बिजनेस से संबंधित लोगों का एक अलायंस भी हो। तो हमने पहला क्या बताया? न्यू एससीओ इकोनॉमिक डायलॉग का यानी प्रस्ताव रखा गया। दूसरा कहा गया एक अलायंस ऐसा हो जो बिजनेस पार्टनर्स को, एससीओ के देशों के बिजनेस पार्टनर को संबोधित करता हो, तो ये भी किया जाना चाहिए। और अगला कहा गया कि एक और पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक कॉमन क्या स्थापित किया जाए? एक कॉमन स्पेस फॉर इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी स्थापित होना चाहिए। तो इस पे जोर दिया गया, यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में एससीओ के सदस्य अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कॉमन स्पेस फॉर इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन होना चाहिए। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। कॉमन स्पेस फॉर इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इससे इसका प्रयोग जो हमने बताया कि किसके लिए किया जाएगा, तो ये कॉमन स्पेस फॉर इकोनॉमिक एंड जो अभी आपने देखा था, तो इसी का प्रयोग किसमें? अंतरिक्ष और उद्योग के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए, और उसका अन्य क्षेत्रों में क्या प्रयोग किया जा सकता है उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान चुनौती क्या है? तो इसमें फूड सिक्योरिटी की है, खाद्य सुरक्षा। आप अभी हमने एक ही रिपोर्ट बताई, तो उसमें आप देखते हो कि कितना भुखमरी, अकाल, ये सब चुनौतियां विद्यमान हैं। तो फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन हब होने चाहिए। तो खाद्य सुरक्षा पे भी इस पे बातचीत हुई। ट्रांसपोर्टेशन हब यानी परिवहन हब होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात, आज के समय जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन अपना विकराल रूप लेता जा रहा है, तो जलवायु परिवर्तन से निपटना बहुत जरूरी हो गया है। सभी व्यक्तियों को, समुदायों को, राष्ट्रों को, क्षेत्रीय संगठनों को व वैश्विक संगठनों को। तो जो क्षेत्रीय संगठन हैं जैसे एससीओ ने भी कहा हम भी पीछे नहीं है। तो एससीओ ने कहा कि हमारे द्वारा एससीओ क्लाइमेट काउंसिल का गठन किया जाएगा, जो स्पेसिफिक होके, फोकस हो करके जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम करेगी। तो एससीओ क्लाइमेट काउंसिल का गठन के प्रस्ताव भी इस समरकंद डिक्लेरेशन में दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि एडॉप्टिंग न्यूमरस इफेक्टिव पॉलिसीज यानी ऐसी प्रभावकारी नीतियों को अपनाना, भले उनकी संख्या कम ज्यादा हो, तो ऐसे अनेक प्रभावी पॉलिसीज नीतियों को अपनाना टू कीप चिल्ड्रेन, किसको ध्यान में रखते हुए? बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? सबसे सुभेद्य होते हैं। जलवायु परिवर्तन हुआ तो सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई
तब बच्चे प्रभावित होंगे। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स का मतलब हुआ कि जो टीनेजर्स, आप जो 20 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता, टीनेजर्स। तो आप उसमें CDP मत जाइए कि कितनी एज, केवल आप समझने के लिए यहाँ जान लीजिए कि टीनेजर्स इसमें शामिल हैं। और इसी में कहा गया क्योंकि इनको जो अतिवादी, जितने भी उग्रवादी अतिवादी संगठन होते हैं, इनको बहला फुसला करके अपनी ओर आकर्षित कर लेते, क्योंकि टीनेजर्स और बच्चे जो होते हैं ये इमोशनली अटैचमेंट ज़्यादा होते। अगर इनको प्रलोभन दिया गया तो ये क्या उनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो इसी मंच से ये भी स्वीकार किया गया, यानी सामाजिक मुद्दा भी एक प्रमुख मुद्दा बना कि जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, इनके लिए ऐसी प्रभावकारी अनेक नीतियों को अपनाए जाने की जरूरत है ताकि जो ये टीनेजर्स और बच्चे हैं, एक्सट्रीमिस्ट अतिवादी ऑर्गेनाइजेशन संगठन जैसे आतंकवादी बहुत सारे गुट है, नए नए बच्चों को ये टीनेजर्स और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर उनको बम ब्लास्ट करने के लिए तैनात करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इनको क्या किया जाए, कहा कि अब इसमें प्रमुख रूप से इसको ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसके अलावा एक कहा गया कि एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म भी स्थापित किया जाना चाहिए। क्या स्थापित किया जाना चाहिए, ज्वाइंट एक प्लेटफॉर्म हो, और ये ज्वाइंट प्लेटफॉर्म किसके लिए हो, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम हमने कहा जलवायु के लिए क्या होनी चाहिए, SCO क्लाइमेट काउंसिल होनी चाहिए। इसी प्रकार चूंकि साइबर क्राइम किसी एक देश तक सीमित नहीं है, ये सीमा रहित है, सीमलेस है। जब सीमा रहित है, कोई सीमा ही नहीं निर्धारित है, तो हम क्यों ना SCO के जो जितने देश हैं 8 आपस में मिल करके साइबर क्राइम से निपटें। तो साइबर क्राइम से निपटने के लिए क्या होना चाहिए, एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म भी स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा कहा गया कि एक स्पेशल फंड भी स्थापित होना चाहिए, और ये स्पेशल फंड किसके लिए होगा, अफगानिस्तान और साथ में अफगानिस्तान में जो आतंकवादी पल रहे हैं, आतंकवादियों को निपटारा हो और अफगानिस्तान में डेवलपमेंटल यानी विकासात्मक गतिविधियों को भी आगे बढ़ावा दिया जा सके, तो इसके लिए एक स्पेशल फंड होना चाहिए। इसके साथ ही सबसे अच्छी बात ही ये है कि इसमें सांस्कृतिक पहलुओं पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। तो बहुत ज़्यादा जोर क्या दिया गया कि जो ईयर ऑफ डेवलपिंग टूरिज्म इन SCO स्पेस, इसको कहा गया कि ये अगला जो ये 2023 है, हम किस रूप में मनाने जा रहे हैं। तो कहा गया कि इसे हम ईयर ऑफ डेवलपिंग टूरिज्म इन द SCO स्पेस, यानी SCO स्पेस में विकसित पर्यटन का वर्ष के रूप में विकासशील, डेवलपिंग का मतलब हुआ विकासशील, जो SCO के सदस्य देश हैं इसमें टूरिज्म भी आगे बढ़ता रहे। तो हम क्यों ना SCO स्पेस में जो विकासशील देश हैं उनका वहां पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम 2023 को, इसको इंग्लिश में ऐसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ट्रांसलेशन करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या, ईयर ऑफ डेवलपिंग टूरिज्म इन द SCO स्पेस में विकसित हो रहा पर्यटन का वर्ष हम 2023 को घोषित करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये यहां से सीधे पूछेगा कि SCO ने 2023 को, याद रखिएगा, पर्यटन का वर्ष घोषित किया है। क्या किया, पर्यटन का वर्ष घोषित किया। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और इससे क्या होगा कि जो यूरेशियन कंट्री हैं, यूरेशियन कंट्री में पर्यटन को बहुत ज्यादा क्या बढ़ावा मिलेगा, और साथ में जो सुरक्षा और जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी, सुरक्षा और स्थिरता को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। जब भी SCO आए तो इसका क्या, एक क्वेश्चन मेंस प्री कहीं ना कहीं आप देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन तो ये आपके एग्जाम में दिखाई ही देगा। फिर आप इसमें एक और, इसमें समरकंद में चूंकि इसका समापन हुआ तो समरकंद में ये ध्यान रखिएगा क्या, तो इसमें समरकंद सोलिडेरिटी इनिशिएटिव फॉर कॉमन सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी सामान्य सुरक्षा और समृद्धि के लिए समरकंद एकजुटता पहल को भी लाया
गया है। हम कहेंगे इसको भी इंग्लिश में याद कर लीजिए, समरकंद में चूंकि बैठक हुई तो समरकंद हो गया। सॉलिडेरिटी इनिशिएटिव किसके लिए? तो समरकंद सॉलिडेरिटी इनिशिएटिव फॉर कॉमन प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी, फॉर कॉमन सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि दिक्कत क्या है, वर्तमान समय में एक देश दूसरे देश पर बहुत मुश्किल से विश्वास जताता है, यानी म्यूचुअल ट्रस्ट, पारस्परिक विश्वास का अभाव हो गया है, क्योंकि एक देश दूसरे देश को हर एक मंच पर लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा है। तो इसका नतीजा ये रहा, अब कोई भी देश दूसरे देश पर विश्वास करने के लिए राजी ही नहीं हो रहा, तैयार ही नहीं हो रहा, और उसे तैयार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार धोखा खाने से अच्छा है कि आप सतर्क रहिए। तो क्यों ना हम, जब तक हमारे प्रति कोई गंभीर, कोई कहा जाए कि डीप कोई ये म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं विकसित किया जाता, तब तक हम क्यों विश्वास करें। जैसा कि आपने नाटो के उसके प्रभाव में आकर के पश्चिमी दुनिया के यूक्रेन का हाल आपने देखा ही, यूक्रेन और जो रशिया का वार हुआ, तो उसमें यूक्रेन अंत में अकेला ही युद्ध के मैदान में यानी क्या किया, डटकर मुकाबला किया। तो अभी पर्सन ऑफ द ईयर भी दिया जा चुका है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें लय का म्यूचुअल ट्रस्ट, जो आपस में विश्वास का भाव है, विश्वास आए देशों के प्रति, जो 8 देश हैं, इसी को सुनिश्चित करने के लिए समरकंद सॉलिडेरिटी इनिशिएटिव फॉर कॉमन क्या, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, इसको भी इसमें लाया गया है। तो ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब 2023 की, चूंकि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एससीओ की जो अगली बैठक होने वाली है 2023 की, ये कहाँ होगी, भारत में होगी। कहाँ होगी, भारत में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला फैक्ट बनेगा, तो भारत में इसकी अगली बैठक होगी। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्थापना 2001 में हुई, और ये पहली बार होगा कि भारत इसका 2017 में मेंबर बना है, तो 17 के बाद पहली बार होगा एससीओ की बैठक, पहली बार भारत में होगी। और एक बात और, जो G20 की बैठक 2023 में होने जा रही है, वो भी पहली बार होगा कि वो कहाँ होगी, भारत में होगी। हालांकि भारत इसमें फुल मेंबर कब बना, 2017 में, लेकिन याद रखिए पर्यवेक्षक के रूप में, ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में भारत को 2005 में ही शामिल कर लिया गया था। भारत को 2005 में ही क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। और भारत के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जो यूरेशियन, जितना भी यूरेशियन के देश हैं, इन यूरेशियन के देश में शांति बनी रहे, समृद्धि आए, स्थिरता आए, तो शांति, समृद्धि, संपन्नता, स्थिरता इत्यादि के लिए हमेशा से जोर देता रहा है। और यही बातें आपने देखा, जो उज्बेकिस्तान जो इस बार समरकंद में अध्यक्षता किया, उसके द्वारा भी ये बातें दोहराई गई हैं, ये बातें दोहराई गई। अब हम बात करें कि इसमें क्या क्या, तो इसमें एक और कहा गया कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को भी स्थापित किया जाएगा, ताकि एससीओ के जो सदस्य देश हैं उनमें स्टार्टअप की कल्चर को भी विकसित किया जा सके। तो इसके ज्वाइंट वर्किंग नाम से ही पता चल रहा कि स्टार्टअप के लिए होगा, तो ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी लाया जाएगा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। तो इट विल इंक्रीज द स्कोप फॉर कोऑपरेशन इन दिस एरिया, यानी इससे क्या होगा, जब एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप होगा तो किसी का भी कोई भी मतभेद हुआ या आपसी मत भिन्नता हुई, तो उसे आसानी से बहुत जल्द समाधान उसका कर लिया जाएगा। तो इसमें यह भी कहा गया कि क्या एक वर्किंग ग्रुप होगा स्टार्टअप की कल्चर को विकसित करने के लिए। इसके अलावा एससीओ के द्वारा यह भी कहा गया इसी मंच से कि एससीओ स्टार्टअप फोरम, ये क्या होगा कि एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप स्टार्टअप के लिए होगा। अब स्टार्टअप आगे अच्छे से काम कर रहे हैं एससीओ के कि नहीं, तो एससीओ स्टार्टअप फोरम भी स्थापित किया जाएगा। और इससे क्या होगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा स्टार्टअप इन्वॉल्वमेंट भी हो सकेगा। यानी स्टार्टअप इन्वॉल्वमेंट का मतलब स्टार्टअप इसमें शामिल हो सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। जब ये बात आई तो मोदी साहब हर जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ नया करके आते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया, जिससे आप पॉइंट भूलने लगे तो यूज कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है सिक्योर।
सिक्योर। इन्होंने कहा कि जो एससीओ के सदस्य देश हैं इनको सिक्योर के कॉन्सेप्ट को अपना करके आगे बढ़ना होगा, तभी सभी देशों का समावेशी विकास, समृद्धि, शांति, स्थिरता, समृद्धता, संपन्नता ये सब आ पाएगी। तो कौन कौन है, तो यहां यस से क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गया फॉर सिटीजन। सिक्योरिटी किसके लिए होनी चाहिए, तो यस से क्या मतलब क्या हुआ, सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, यानी नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों के लिए सुरक्षा की जानी चाहिए। तो सिक्योरिटी को लाए जाने की, स्थापित किए जाने की सख्त और बहुत अर्जेंट, बहुत अनिवार्य जरूरत है। तो सिक्योरिटी फॉर किसके लिए, सिक्योरिटी फॉर सिटीजन। और ई से मतलब हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इसके बाद सी का मतलब है कनेक्टिविटी। और कैसी कनेक्टिविटी, चूंकि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है तो कहा गया कनेक्टिविटी का मतलब हुआ यहां रीजनल कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय स्तर पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो हमने क्या बताया, सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स होनी चाहिए, इकोनॉमिक की से ग्रोथ होनी चाहिए। अगले चीज से हमने क्या बताया, रीजनल कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यू का मतलब यूनिटी होनी चाहिए, यानी सभी देशों में एकता स्थापित करना भी एससीओ का प्रमुख उद्देश्य है। जब भी एससीओ का उद्देश्य लिखना हो तो इसी मोदी साहब के द्वारा यानी सिक्योर दिए गए कॉन्सेप्ट को आप पूरा घुमा दीजिए, पूरे पूरे उद्देश्य आपके निकलते चले आएंगे। आर का मतलब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करो फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी एक दूसरे की संप्रभुता व अखंडता को बनाए रखना का सम्मान करना, ये इसमें क्या गया, निर्धारित किया गया। और लास्ट में आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण संरक्षण। जो भारत की पंचशील सिद्धांत है, आप देखेंगे बहुत सारे पॉइंट इसमें आपको कॉमन मिल जाएंगे। तो ये सिक्योर वर्तमान जरूरत क्या है, सभी देशों को, केवल एससीओ के देश पर ही लागू नहीं होता, विश्व के जो अन्य देश हैं उनको भी सिक्योर के कॉन्सेप्ट पे चलने की जरूरत है। आज पूरे विश्व में सभी देशों को सिक्योर का सम्मान करना चाहिए, और इसे सम्मान नहीं करना चाहिए बल्कि सभी देशों को इसको अपनाना भी चाहिए। तो हमने एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, ये सिक्योर लिखिए। और इसकी हमने क्या कहा, सिक्योरिटी फॉर सिटीजन्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, सी का मतलब कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी, यू का मतलब यूनिटी, आर का मतलब क्या हुआ, रिस्पेक्ट टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एवरी कंट्री, और ये का मतलब हुआ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण। तो सिक्योर का कॉन्सेप्ट आज के समय मोदी के जी के द्वारा जो दिया गया इस सभी देशों के लिए क्या है, प्रासंगिक है। इसलिए सिक्योर के कॉन्सेप्ट को सभी देशों को क्या करना चाहिए, अपना लेना चाहिए। यहां तक क्लियर, किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मोदी जी की विदेश नीति या कहा जाए भारत की वर्तमान विदेश नीति वाकई में प्रोएक्टिव होकर के ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से आगे बढ़ रही है। किसमें, प्रैग्मेटिक तरीके से भारत के द्वारा आदर्शवादी बातें, और दो होते आइडियलिज्म और रियलिज्म, यथार्थवादी, दोनों का मिक्सअप करके विदेश नीति का संचालन किया जा रहा है और होना भी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत का जो प्राचीन शहर है, भारत का कौन प्राचीन शहर, जिसे किस नाम से जाना जाता, इसे बनारस के नाम से जाना जाता। तो बनारस को एससीओ की कल्चरल कैपिटल 2022-23 के लिए, अगला फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 2022-23 के लिए, जो कल्चरल कैपिटल एससीओ कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-23 के लिए वाराणसी को बनाया जाएगा, घोषित किया जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत की, अब भारत का महत्व समझ सकते हो, सांस्कृतिक स्तर पे भारत का महत्व कितना है। तो भारत का जो धनी, भारत सांस्कृतिक दृष्टि से धनी है, और भारत का एक सांस्कृतिक विरासत है। और इससे जो विश्व के अन्य या कहा जाए एससीओ के जो सदस्य देश हैं उनके बीच सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से यानी क्या किया जा सकेगा, और संबंधों को बेहतर किया जा सकेगा। तो ये बात इसमें किसमें बोली गई, ये क्वेश्चन आप है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं।
हाँ, तो आगे देखिएगा, एक टॉपिक आपका क्या पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक आपका है विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। तो विश्व बैंक जब भी कोई रिपोर्ट जारी करती है वो आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट और किस नाम से प्रकाशित की गई, सीधे क्वेश्चन यही पूछेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, नेविगेटिंग द स्टॉर्म। ये शीर्षक याद रखिएगा, क्योंकि पीसीएस जैसे एग्जाम या यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में भी किससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन शीर्षक से पूछे जाते। क्वेश्चन पूछेगा नेविगेटिंग द स्टॉर्म नामक शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो ये विश्व बैंक के द्वारा। क्योंकि विश्व बैंक की रिपोर्ट है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या रिपोर्ट प्रकाशित की गई, भारत की जो अब ग्रोथ रेट है यह बताया गया। देखो कितना, 3-3 महीने के कितने पूरे साल में क्या होते हैं, 4 क्वार्टर होते। यानी पहले 3 महीने को Q1 कहा जाता है, अगले वाले को Q2 कहा जाता, अगले वाले को Q3 कहा जाता, इसको क्या कहा जाता, Q4 कहा जाता है। तो ये जो तीसरा क्वार्टर है ये वाला, ये तीसरा क्वार्टर कब से कब के बीच चलता है, तो ये अक्टूबर, नवंबर और कब चलता, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सेल कहाँ है, देखो भाई आगे देखिएगा। तो हमने क्या कहा कि 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 और ये तीसरा जो क्वार्टर होता है ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो इसी क्वार्टर के लिए भारत की जो ग्रोथ रेट थी, पहले जो विश्व बैंक था इसने कम किया था। पहला ये कौन था, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितनी पहले बताई गई थी, तो ये कितना बताया गया था, तो हमने ध्यान दीजिएगा 6.5%। लेकिन अब इसी में वृद्धि कर दी गई है। पहले कितना था, तो ये कितना बताया गया 6.5, लेकिन अब ये जो 6.5 से फिर से इसको इंक्रीज करके कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है यह 6.9 रहने वाली है। कितनी रहने वाली, 6.9 रहने वाली है। और 2023-24 में भारत की जो ग्रोथ रेट हल्का डाउन होगी। आप कहेंगे क्यों डाउन होगी, तो जो आरबीआई के द्वारा रीजन दिया गया, यानी भारत की जो ग्रोथ रेट 2022-23 में होगी, ये कितनी होगी, तो ये 6.6 होगी, 6.6%। और जो अभी ये क्वार्टर खत्म होगा Q3, इसमें ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है, तो हमने कहा 6.9%। यानी इसको इंक्रीज किया है। लेकिन 2022-23 में भारत की ग्रोथ रेट कम होगी। उसके 2 फैक्टर बताए गए। कहा गया जो वर्तमान एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जैसे रशिया यूक्रेन का वार अभी हो ही रहा है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी देखा जा रहा सऊदी अरब में चाइना के द्वारा हस्तक्षेप या आपस में सहयोग, और जो तेल उत्पादक देश हैं उनके द्वारा भी तेल उत्पादन पर कटौती करने का बात बन रही है। तो ये सारे मुद्दे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसकी वजह से भारत में ग्रोथ रेट कम होगी। और दूसरा बताया गया कि जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है, वैश्विक समृद्धि दर, ये भी मंद रहने वाली है। तो उसका प्रभाव भारत पर भी देखा जाएगा। तो ये आपका था कौन, यानी विश्व बैंक। और विश्व बैंक का बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना और IMF,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत होती है। और आप लोग बताइएगा, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय क्या न्यूयॉर्क है? तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका इसी सेंट्रल एशिया, अभी जो आपको 5 स्थान बताए थे, कौन कौन? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके बाद कौन हो गया, यानी तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर आपका ताजिकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, और उसके बाद कौन? तो तुर्कमेनिस्तान। ये 5 स्थान हैं। तो ये 5 स्थान को ही किस नाम से जाना जाता? इसी को सेंट्रल एशिया। इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को सेंट्रल एशिया के नाम से जाना जाता। तो इस सेंट्रल एशिया में भारत के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामरिक क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ावा देने के लिए पहली बार 2022 में चूंकि पहली मीटिंग हुई है, तो इसलिए पूछा जा सकता, तो ये फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग हुई, जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, क्योंकि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अफगानिस्तान पूरी तरीके से क्या आतंकवाद से प्रभावित है, या मध्य एशिया का जो ये क्षेत्र है यह प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन सामरिक स्तर पर यानी रणनीतिक स्तर पर सुरक्षा के मुद्दे पर बहुत सारी अनेक चुनौतियां बनी हुई हैं। तो इसी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA और साथ में जो सुरक्षा संबंधित क्या है, सेक्रेटरीज हैं, सचिवालय हैं, सेक्रेटरीज हैं, यानी सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद की सेक्रेटरीज सचिवालय, और NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल जी हैं, तो जिनके इस समय अजीत डोभाल जी सिक्योरिटी काउंसिल हैं के सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो इन्हीं के द्वारा क्या दिल्ली में अभी फर्स्ट इंडिया सेंट्रल कौन सी मीटिंग? एशिया मीटिंग 2022 का आयोजन किया गया है। तो ये कहां पूछे, क्योंकि पहले ये तो पूछ सकता है कि पहली इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग 2022 कहां हुई, तो याद रखिए नई दिल्ली में हुई है। अध्यक्षता कौन? तो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी के द्वारा अध्यक्षता की गई है। अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया इतना क्यों इंपॉर्टेंट, तो भारत के द्वारा 1991 में, यानी जो एशियान के देश थे 1991 में, कौन? लुक ईस्ट पॉलिसी को लागू किया गया, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, इन जो आसियान के आज 10 देश देखते हो, इन पे क्या किया गया, यानी इनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की वकालत की गई भारत के द्वारा। लेकिन 2014 में इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को परिवर्तित करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया। क्या किया गया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया गया, और इसका विस्तार भी अब किया गया। ऑस्ट्रेलिया भी शामिल, न्यूजीलैंड भी शामिल, तो इसके आसपास जो आसियान के आसपास देश थे उनको भी इसमें शामिल किया गया, और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी के माध्यम से प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी का प्रयोग किया गया। अब केवल बातचीत में ही नहीं, बल्कि वक्त है कुछ करके दिखाने का। तो ये कुल मिलाकर के प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद पे सबसे ज्यादा बल दिया गया। तो इसी प्रकार चूंकि ये भारत है, भारत के साथ ये आपका कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यही ये 5 स्थान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, इधर किर्गिस्तान, फिर आपका कौन हो गया, यानी तुर्कमेनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो 5 स्थान हैं, इन स्थानों को चूंकि ये तेल की दृष्टि से बहुत संपन्न है, खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत संपन्न है, इसके अलावा अगर इसके माध्यम से भारत अपना आयात और निर्यात बहुत तेजी से भी कर सकता है, क्योंकि ये समुद्र से होके जाता है, तो भारत को यहाँ बस सीधे पहुंच भी नहीं पाता और बहुत ज़्यादा लागत भी आ जाती है। तो इसीलिए भारत ने सेंट्रल एशिया यानी कनेक्ट सेंट्रल एशिया, कौन सी? कनेक्ट सेंट्रल एशिया, कनेक्ट सेंट्रल एशिया को भी लागू किया, और एक कब की बात है? 2012 में। तो भारत के द्वारा जो भारत अभी कहता नेबरहुड फर्स्ट, यानी हमारे आसपास का जो पड़ोसी है उनको पहले प्राथमिकता में रखेगा, नेबरहुड फर्स्ट। तो नेबरहुड फर्स्ट का ये विस्तार था, विस्तारित नेबरहुड फर्स्ट थी, यानी एक्सटेंडेड नेबरहुड फर्स्ट के अंतर्गत ही भारत जो मध्य एशिया के, सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने की कोशिश
कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि भारत के द्वारा 2012 में कनेक्ट सेंट्रल एशिया की नीति को संचालित किया जा रहा है। अब इसमें जो चर्चा होगी प्रमुख रूप से, तो सेंट्रल एशिया जो आज के समय अफगानिस्तान पे प्रमुख रूप से इसमें फोकस किया गया, जो अफगानिस्तान में स्थिति है वहां पर तो कैसे राजनीतिक स्थिरता आए, शांति समृद्धि, ये चैन, आप इसमें हर एक तरीके से यहाँ के जो उग्रवादी अतिवादी गतिविधियां अंजाम दी जा रही हैं उस पर कैसे रोक लगे, इन्हीं सब मुद्दों पर विचार करने की इसमें क्या की गई, यानी फोकस कंट्री इसमें कौन था, प्रमुख रूप से किस पे फोकस किया गया, अफगानिस्तान पे प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यानी अजीत डोभाल जी, उन्होंने क्या डिस्कस किया, डिस्कस द करंट सिचुएशन इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पे चर्चा हुई एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सिक्योरिटी, और इसका प्रभाव सुरक्षा और स्थिरता ऑफ द रीजन, यानी इस क्षेत्र में जो सेंट्रल एशिया है, अगर अफगानिस्तान में स्थिति बिगड़ती है तो मध्य एशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सुरक्षा और स्थिरता पर, स्टेबिलिटी पर, उस पर भी विचार किया गया। फिर से इनके द्वारा दोहराया गया, रीइटरेटिंग स्ट्रांग सपोर्ट फॉर ए पीसफुल स्टेबल एंड सिक्योर अफगानिस्तान, तो भारत ने फिर से समर्थन किया है कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो, स्थिरता स्थापित हो और एक सिक्योर, एक सुरक्षित अफगानिस्तान का क्या हो, यानी अफगानिस्तान एक सिक्योर रूम में स्थापित हो, एम्फेसाइजिंग रिस्पेक्ट फॉर इट्स सॉवरेनिटी, यानी सभी देशों को अफगानिस्तान की संप्रभुता, यूनिटी, एकता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए, और किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह एक दूसरे के आंतरिक मामलों में, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस करे। तो ये इंटरनल यानी इंटरफेरेंस, आंतरिक मामलों में जो हस्तक्षेप दूसरे देशों के द्वारा किया जाता है, उसको भी इन्होंने क्या कहा कि उसको भी रोक लगाने की जरूरत है। तो ये दूसरा मुद्दा था। तो ये आपका फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत ही जो करंट से इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स हो, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सेंट्रल एशिया दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, तो उसको भी हमने आपके सामने डिस्कस किया। अगला फिर मुद्दा है, क्या मुद्दा है कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, तो नाम भी एक बार देख लीजिए, कौन है, क्या नाम है, एनालीना बायरबाख की भारत यात्रा हुई। तो आप कहेंगे ऐसे कितने लोग आते जाते हैं, भारत यात्रा होती रहती है। अब चूंकि ये जर्मनी की विदेश मंत्री हैं, अभी आपने देखा जर्मनी भारत के इतना क्लोज आ चुका है, क्योंकि जर्मनी ही एक ऐसा राष्ट्र है जो भारत को हर एक मंच पर समर्थन करता आया है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की बात हो या अन्य मौके हों। जब जब भारत को बचाने की बात हुई है, तब तक जर्मनी भारत का साथ दिया है, और इसी का नतीजा रहा कि अभी जो हाल फिलहाल में बैठकें हुई, जहां जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष या वहां का कोई प्रतिनिधित्व, भारत के प्रतिनिधित्व, अगर भारत उस बैठक में शामिल हुआ तो बायलैटरल, द्विपक्षीय तरीके से बातचीत जरूर हुई है। उसका कुछ एग्जाम्पल आपको अभी इसमें मिलने वाला। तो इसलिए ये क्या है, जर्मनी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जर्मनी के बहुत सारे छात्र भारत में, और भारत के बहुत सारे छात्र, अनुसंधानकर्ता, रिसर्चर्स, इसके अलावा वर्कर्स, काम करने वाले स्टूडेंट, छात्र कहाँ जाते हैं, जर्मनी एजुकेशन लेने के लिए, काम करने के लिए जाते हैं। तो अब माइग्रेशन होता है, ऐसे में किसी भी तरीके से जो माइग्रेशन होता है, उनकी क्या होती है, मोबिलिटी होती, गतिशीलता होती, आते हैं जाते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इसी को ध्यान में रखकर, यानी माइग्रेशन व मोबिलिटी, आप यानी प्रवासन, माइग्रेशन, प्रवासन व स्टेबिलिटी, गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए एक एग्रीमेंट, समझौते पर साइन भी भारत व जर्मनी के बीच हुआ, इसलिए चर्चा में आया। तो यहाँ की फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री जर्मनी, तो भारत की इस समय विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर साहब। तो एस जयशंकर साहब और जर्मनी की विदेश मंत्री एना लेना
कौन? एनालेना बायरबाग के द्वारा क्या हुआ? एक एग्रीमेंट पे साइन हुआ, जो माइग्रेशन यानी प्रवासन, और दूसरा हमने क्या कहा? मोबिलिटी, गतिशीलता। दो क्षेत्रों में क्या किया गया? ये समझौता हुआ है, और ये समझौता हुआ तो इससे फायदा क्या मिलेगा? तो इससे फायदा जो स्टूडेंट हैं इनको ट्रेवल करने में, यात्रा करते हैं, जाते हैं जर्मनी, जर्मनी से यहाँ आते हैं, जर्मनी वाले भारत, भारत वाले जर्मनी, तो उनको स्टूडेंटों को यात्रा करने में, रिसर्चर्स जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, इन्वेस्टर निवेशक होते हैं, और बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस, इनको सबको आसानी से बूस्ट किया जा सकेगा। अगला जर्मनी के द्वारा, अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों? जर्मनी की विदेश मंत्री आई तो हम जर्मनी को इतना तवज्जो इसलिए देते हैं क्योंकि जर्मनी के द्वारा भारत का केवल ना समर्थन किया जाता है, बल्कि आर्थिक रूप से, टेक्नोलॉजिकल स्तर पे, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक तरीके से जर्मनी हमारा सहयोग करता है। और ये सहयोग का ही नजीर है कि रिन्यूएबल एनर्जी, जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट में जर्मनी 1 बिलियन यूरो डॉलर की फंडिंग भी उपलब्ध कराए जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसलिए जर्मनी का इंपॉर्टेंस है। आपका जर्मनी का इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए। तो हमने कहा जर्मनी को हम तवज्जो इसलिए देते हैं क्योंकि भारत के द्वारा जो नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाया जा रहा है, उसमें जर्मनी भारत की नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट में कितना? 1 अरब, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट बहुत ज्यादा है, 1 बिलियन, 1 अरब यूरो उपलब्ध करवाए जाने की बात कही है। इसके अलावा 2022 में जर्मनी, जहां जहां हमने क्या बताया, 2022 में जितनी भी क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हुई, वैश्विक बैठकें हुई, वहां पर जर्मनी और भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रतिनिधित्व हैं, दोनों में एंगेजमेंट बहुत हाई लेवल का देखा गया। हाई लेवल एंगेजमेंट देखा गया। पीएम मोदी 2 बार जर्मनी की यात्रा पर गए क्योंकि सहयोग ऐसा बना। एक बार किसमें? इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल काउंसिलेशन की यानी बैठक हुई, इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल बैठक हुई। भारत और जर्मनी के जो संबंध स्थापित हुए, तो हर साल ये क्या कर रहे हैं? इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल बैठक, अपने संबंधों को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए। तब ये बैठक कहाँ? जर्मनी के बर्लिन में हुई। तब मोदी साहब गए। और दूसरी बैठक कहाँ? तो ये G7, जो G7 है, G7 की बैठक भी 2022 में जर्मनी के बवारिया में हुई। जर्मनी के बवारिया में हुई। तो 2 बार मोदी साहब का जर्मनी जाना हुआ। एक द्विपक्षीय बैठक इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल बैठक हुई, जो बर्लिन कहाँ हुई? बर्लिन जर्मनी में। और दूसरी G7। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल और G7 आउटरीच समिट, जो G7 आउटरीच समिट बवारिया में हुई, वहां पर भी यानी मोदी साहब गए। तो 2 बार 2022 में इनका जर्मनी आगमन हुआ। इसके बाद G20 की समिट अभी आपने देखा। G20 की समिट कहां हुई? तो ये 2022 की G20 की समिट कहां? बाली, 22 से बाली, इंडोनेशिया में हुई। तो इंडोनेशिया में हुई तो जर्मनी और भारत के द्वारा अलग से भी इस मंच का भी प्रयोग किया गया द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाने के लिए। तो ये अगला यानी ये आपकी कौन थी? अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और आज की अगली फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि जो प्रोफेसर YK एलग थे, इनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब आप कहेंगे ऐसे बहुत सारे निधन होते रहते, ये आपके काम के लिए, आपके लिए वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री के साथ साथ इनके द्वारा भारत में काफी योगदान दिया गया। इनके द्वारा कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में भी काम, राज्य के स्वतंत्र प्रभार का जो मंत्री होता है उसके रूप में भी इनके द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन किया गया है। अब हम बात करें कि ये YK अलग, तो ये इनका योगदान क्या रहा है? तो एक नजर योगदान पे इनके हम दोहराते हैं। तो इनके द्वारा सबसे पहले 1980 में एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, जो आज आप CACP आज सुनते हो, कृषि एवं लागत आयोग
कृषि एवं लागत आयोग जो आज आप सुनते हो, तो ये कृषि एवं लागत आयोग जिसकी स्थापना पहले एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जब 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, तो आज का जो CACP है इसी को उस समय किस नाम से जाना जाता था, इसे एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन के नाम से जाना जाता था। एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन के नाम से जाना जाता था, तो उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, इसी YK अलग साहब के द्वारा की गई। तो पहला 1980 में इनके द्वारा कृषि लागत आयोग, कौन सा, तो ये एग्रीकल्चर प्राइस कृषि मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग यानी एग्रीकल्चरल प्राइस, इसी को शॉर्टकट में APC कहा जाता, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की गई। और आगे जो विभिन्न प्रकार के मेटल्स होते हैं उनमें उतार चढ़ाव आता था, तो उसमें स्थिरता लाने के लिए इनके द्वारा ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कास्ट एंड प्राइस, यानी ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कास्ट एंड प्राइस, जिसे किस नाम से जाना जाता, BICP की भी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई है। आगे चल करके भारत का अब ये समाप्त हो चुका, लेकिन प्लानिंग कमीशन जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका उसी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। ये बात कब की है, 1979 की है, 1979 की है। और इसी को किस नाम से जाना जाता, YK अलग कमेटी, YK अलग। इस जो चूंकि ये टास्क फोर्स बना था, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, YK अलग, इसी अलग साहब के द्वारा की गई थी। तो ये प्लानिंग कमीशन टास्क फोर्स का गठन 1979 में किया गया। और इसी के अंतर्गत YK अलग कमेटी गठित की गई। और YK अलग कमेटी के द्वारा पहली बार हुआ कि भारत में गरीबी को निर्धारित करने के लिए क्या किया गया, पोषण स्तर पर ध्यान दिया गया, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा गया। और शहर व गांव, क्योंकि गांव के लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए उन्हें अधिक कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो एक मानदंड हो ही नहीं सकता। शहर व गांव के लोगों के लिए गरीबी निर्धारक करने के लिए, गरीबी निर्धारण के लिए, पॉवर्टी डिटरमिनेंट्स के लिए कैसे आप एक निर्धारक स्थापित कर सकते हो, तो इन्होंने अलग कर दिया। पहली बार हुआ कि गरीबी निर्धारण के लिए जो पॉवर्टी लाइन को निर्धारित किया जाता था, वह न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, पोषकता के आधार पे, पोषकता की आवश्यकता के आधार पे किया गया। और कहा गया कि जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, इसलिए गरीबी का निर्धारक इन्हें 2400 कैलोरी के आधार पे होना चाहिए। कितना, 2400। तो गांव के लोगों को 2400 कैलोरी और शहरी लोगों को कितना कम इन्हें ऊर्जा जलानी पड़ती है, तो 2100 कैलोरी। तो ये पहली बार हुआ कि कैलोरी रिक्वायरमेंट के आधार पे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे गरीबी का मानदंड निर्धारित किया गया, गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। और हमने क्या बताया कि 2400 ग्रामीण और 2100 शहरी लोगों के लिए निर्धारित किया गया। इसके अलावा इनके द्वारा एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया गया। और आप कहेंगे किसका, तो जो ये आपका सरदार सरोवर मल्टीपर्पज, जो सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना बन रही थी, उसका जो नर्मदा प्लानिंग ग्रुप बना था गुजरात सरकार के द्वारा, तो गुजरात सरकार के द्वारा जो प्लानिंग ग्रुप बना, यानी नर्मदा बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए, तो इसके उपाध्यक्ष 1980-82 में इनको बनाया गया था। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन के भी यानी ये मेंबर रहे आगे चलकर 1987 से 3 साल के लिए, 1987 से 90 के बीच प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी ये रहे हैं। इसके अलावा अध्यक्ष भी रहे किसके, तो अध्यक्ष ध्यान दीजिएगा किसके अध्यक्ष रहे हैं, तो भारत में जो आज कोऑपरेटिव सोसाइटी आप देखते हो, यानी सहयोगी संगठन के सहकारी समितियां का नाम सुने हो, जितनी भी सहकारी समितियां हैं या आज के समय आप एक और सुने होंगे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे किसान उत्पादक संगठन के नाम से जाना जाता, या इसी प्रकार की अन्य जो उत्पादक कंपनियां होती हैं, इनमें सहयोगी तरीके से बिजनेस को सेटअप किया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ था, 2000 ईस्वी में एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया। उस हाई पावर्ड कमेटी में भी मेंबर के रूप में उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, उसकी अध्यक्षता YK अलग साहब के द्वारा की गई थी।
इसके अलावा अगर एजुकेशन एकेडमिक क्षेत्र में देखें तो इनका करियर भी काफ़ी अच्छा रहा है। वाइस चांसलर जेएनयू के 92 से 96 4 सालों तक जेएनयू के वाइस चांसलर रहे। इसके बाद जब ये कौन सा, ध्यान दीजिएगा, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात अहमदाबाद में जो स्थित है, तो अहमदाबाद में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की स्थापना की गई। तो उसके पहले कौन चांसलर, फर्स्ट चांसलर कौन बनाए गए? फर्स्ट चांसलर इन्हीं वाईके अलग साहब को बनाया जाता है। चेयरमैन किसके? इंस्टीट्यूट ऑफ, जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद है, आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में स्थित है। तो उसके 2006 से 12 तक ये क्या, यानी अध्यक्ष रहे हैं। तो ये अगली न्यूज थी वाईके अलग साहब से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इस बार चर्चा पर चर्चा का ये विषय फिर से बन गया है। अगला डीएमके बोलती है, ये कौन है? DMH 11। डीएमके भी एक राजनीतिक दल है, उसी से मिलता जुलता कौन है? जैसे वो डीएमके साम्यवादी विरोध करता रहता, तो यही DMH डीएमके से याद कर लीजिए। कैसे याद कर लिए? देखो DMK लिखते हो तो यहाँ के 11 पे ही आता है, तो यहाँ वही लगा देना, भूलोगे भी नहीं। DMH यानी 11। तो DMH 11 ये है क्या, पहले जान लीजिए। यह सरसों की एक वैरायटी है। क्या है? सरसों की एक वैरायटी है जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब जब जीन के स्तर पे इंजीनियरिंग की जाती है, फेर बदल की जाती है क्वालिटीज की, और उससे जो मॉडिफाइड हो करके अगली वैरायटी तैयार होती है, उसी को GM जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फसल के नाम से जाना जाता। तो जो DMH 11 है, यह सरसों की एक वैरायटी है जिसको किसने विकसित किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला। इसे सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जो कहाँ स्थित है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्थित है। तो सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के द्वारा इसका क्या विकास किया गया है। आप कहेंगे अब चर्चा में क्यों बना हुआ? क्योंकि किसान या जितने भी किसान समर्थक संगठन है, पर्यावरण समर्थक संगठन है, उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा। आप पूछेंगे क्यों विरोध किया जा रहा है? इसलिए विरोध किया जा रहा क्योंकि इसका किसानों के लिए तो ये साइड इफेक्ट है ही, साथ में अभी क्लियर नहीं हुआ है पर्यावरण को और मृदा को ये कितना नुकसान पहुंचाएगी। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी भारत में एकमात्र ऐसी GM क्रॉप है जिसे BT कॉटन के नाम से जाना जाता। कपास, BT कॉटन को क्या किया गया? ओनली, केवल, यहां ध्यान दीजिएगा, एकमात्र फसल BT कॉटन को भारत में उत्पादन के लिए अलाउ किया गया है। अलाउ कौन करती? तो यहां GEAC जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो पर्यावरण, ये 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसी के अंतर्गत जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का गठन किया गया, GEAC। इसी के द्वारा अनुमति दी जाती है, तब जाकर के कोई भी यानी GM क्रॉप उत्पादन हो सकता है। तो उत्पादन के लिए जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा क्या किया जाता है? यानी अनुमति दी जाती है। तो अभी इसका विरोध हो रहा। अभी जो DMH है, इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा भले ही विकसित कर दिया गया हो, लेकिन इसके उत्पादन को लेकर के अभी किसी भी प्रकार की सहमति नहीं बन पाई है। अगर विश्व में देखें तो अन्य देशों में वही बहुत सारे इसमें मुद्दे उठाए जाते हैं, तो लगभग 25 से ज़्यादा देशों ने अलाउ कर रखा है। तो भारत को इस पर सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला फिर इंपॉर्टेंट है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो इस समय रसायन और उर्वरक मंत्री है मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया के द्वारा एक क्या किया गया? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे FAI फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी एनुअल सेमिनार हुआ 2022 में, उसका उद्घाटन किया गया। अब इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? ये अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो इसका उद्घाटन कहाँ? नई दिल्ली में हुआ। और इसकी थीम क्या रखी गई? फर्टिलाइजर सेक्टर
बाई 2030, यानी 2030 तक फर्टिलाइजर का सेक्टर की दिशा क्या होगी, तो फर्टिलाइजर सेक्टर बाई 2030 इस बार की ये थीम रखी गई है। अब इसमें किस पे ध्यान दिया गया, तो कैसे फर्टिलाइजर को क्या ऑप्टिमल यूज के रूप में हम इष्टतम दोहन करें ताकि हमारा उत्पादन भी बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो और साथ में जो फर्टिलाइजर है उस पर हमारी निर्भरता लगातार घटती चली जाए, क्योंकि भारत चाइना के बाद सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का प्रयोग करने वाला, दूसरा विश्व का सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का प्रयोग करने वाला देश है। ये हमने फर्टिलाइजर के संबंध में पिछली वीडियो में भी काफी डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। अगला फिर ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट। इक्वालिटी माने होता समानता, जब उसके आगे इन लगा दे तो असमानता, यानी इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022, और ये डिजिटल डिवाइड को लेकर के जारी की गई है। तो पहला यही पूछेगा ये रिपोर्ट कौन निकाला है, तो एनजीओ एक भारत एक है ऑक्सफैम इंडिया, भारत में ही स्थित है ऑक्सफैम इंडिया, जो ऑक्सफैम के साथ मिलकर काम करता है। तो एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। निबंध का कोई क्वेश्चन आ जाए या महिला या बच्चों कोई भी, तो ये डेटा बिल्कुल आप याद कर लीजिए, इस डेटा का मल्टीपल जगह कई जगह भर भर के यूज करिए। इसमें कहा गया महिलाओं में कोई भी आपका चुनौतियां बतानी हो तो इसी जो इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 आई, इसी में कहा गया कि इंटरनेट यूजर्स का प्रयोग करने वाली, जो इंटरनेट का प्रयोग करती महिलाएं की संख्या मात्र 1/3 है। टोटल पॉपुलेशन का जितनी महिलाएं हैं उसका 1/3 महिलाएं ही इंटरनेट का प्रयोग करती हैं, उसकी यूजर्स हैं। इसके अलावा इसमें एक और अच्छा बताया गया, इसमें बताया गया कि 61% पुरुष के पास खुद का मोबाइल फोन है। 61%, 61, और इसका आधा 31% महिलाओं के पास 2021 का जो सर्वे है उसमें बताया गया कि 61% पुरुषों पर, एक तो महिलाओं के पास जो इंटरनेट का प्रयोग करती है मात्र 1/3 है। दूसरा हमने कहा जितना इंटरनेट का प्रयोग होता 1/3 महिलाओं के द्वारा किया जाता। फिर हमने कहा अगला ये ध्यान रखिएगा, जो मोबाइल फोन, सेल फोन का तो बातें छोड़ दीजिए, मोबाइल फोन केवल, मोबाइल फोन 61% जहां लोगों के पास मोबाइल फोन है, वही महिलाओं के पास मात्र 31%, यानी आधा। कैसे महिला सशक्तिकरण होगा आप देख सकते हो। इसके अलावा ये तो पुरुष महिला वाला हो गया, ये पुरुष महिला के बीच में डिवीजन है, डिवाइड है। अब अर्बन, और जब भी आप बताएं चुनौतियां क्या हैं ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए, तो यहां पर डिजिटल इंडिया पे कोई क्वेश्चन आए तो ये डेटा वहां आप ले जा सकते हो। जो ये आपका अभी डेटा ये ऑक्सफैम इंडिया एनजीओ के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसमें कहा गया जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र में 31% और शहरी क्षेत्र में कितना 67% लोग इंटरनेट का प्रयोग करते। सोचिए डबल से भी ज्यादा, यानी 31 दून 62, और 62 में 5 प्लस करोगे तब 67 होगा, यानी डबल से भी 5 और प्लस करने पर आपको जितना लोग गांव के लोग इंटरनेट का प्रयोग करते उसकी बनस्पत उससे 5 और ऐड कर दो, 2 गुना कर दो, 5 और ऐड करो, तब आपका कितना शहरी लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। यानी 31% मात्र ग्रामीण क्षेत्र के लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और 67% लोग शहरी क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें महाराष्ट्र इसका क्या है, महाराष्ट्र हाईएस्ट इंटरनेट प्रोटेक्शन है, पेनिट्रेशन है। सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता वो इसलिए भी किया जाता क्योंकि महाराष्ट्र एक कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, भारत की कमर्शियल राजधानी है। वहाँ पर हर एक प्रकार की एक्टिविटीज व इंटरटेनमेंट आप देखते हो कितना आपका फिल्म सिटी के रूप में ऐसे ही वो नहीं जानी जाती है। तो ये आपका, और सबसे कम अपना बिहार, सबसे कम बिहार, ये इंटरनेट पेनिट्रेशन है सबसे कम कहाँ है, यानी बिहार में है। कंप्यूटर, अब इसमें ये तो हो गया, यानी क्षेत्र वाइज क्या डिवीजन है ग्रामीण और शहर का। फिर अगला बताया गया समुदाय वाइज इंटरनेट का प्रयोग कौन समुदाय के लोग सबसे ज्यादा करते हैं, तो सिख समुदाय, सिख धर्म के लोग सबसे ज्यादा इंटरनेट, दूसरे नंबर पर ईसाई। जो आप बोलते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई,
तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो लास्ट वाला जो सिख ईसाई बोलते हो, सबसे ज़्यादा सिख लोग इंटरनेट का प्रयोग करते, दूसरे नंबर पे ईसाई लोग सब इंटरनेट का प्रयोग करते, तीसरे पे हिंदू, और सबसे कम लोग जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं वो मुस्लिम हैं। सबसे कम लोग इंटरनेट का प्रयोग करने वालों में कौन हैं? तो ये आपके मुस्लिम हैं। तो आपके कौन कौन हो गए? तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग कौन करता? सिख, नंबर 2 पे ईसाई, नंबर 3 पे हिंदू और नंबर 4 पे कौन है? मुस्लिम है। आज समझ में आई? इसके अलावा अब इसमें विभिन्न कास्ट वाइज जब डिवीजन किया गया कि SC ST OBC, सबसे ज्यादा जनरल के लोग, सामान्य लोग इंटरनेट का प्रयोग करते, और दूसरे नंबर पे OBC, नंबर 3 पे SC और नंबर 4 पे ST। अभी यहाँ भी आप सोच सकते हो कि जब इंटरनेट का प्रयोग कम करेंगे तो उनकी हर एक क्षेत्र में पहुंच कम होगी, तो इनको रिजर्वेशन जो दिया गया वो आपका यहाँ डेटा एक दो इस्तेमाल करके आप बता सकते हो। तो सबसे कम जो आप फाइनेंशियल, यहाँ किसकी बात हो रही? फाइनेंशियल सर्विसेज। आप औपचारिक जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है उनका प्रयोग करने में सबसे पीछे कौन है? ST, उसके आगे SC, उसके आगे OBC, फिर उसके आगे सबसे आगे तो आप जनरल कैंडिडेट इसमें आते हैं। अगला डिजिटल पेमेंट। जो डिजिटल पेमेंट होता है ये कहा गया जो 60% सबसे अमीर लोग हैं और 40% सबसे, जितना खर्चा डिजिटल पेमेंट का 40% सबसे गरीब लोग करते हैं, उसकी तुलना में अगर हम 60% सबसे अमीर लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो उनका 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना, 1-2 गुना नहीं, 4 गुना क्या है? ज्यादा है। तो ये है। अब भारत में डिजिटल डिवाइड आखिरकार ऐसा क्यों है? तो भारत में निरक्षरता, लो लिटरेसी एंड इनकम लेवल। जब आपके पास पैसा होगा तभी तो अच्छी एजुकेशन लोगे, साक्षरता है ही नहीं। आज भी साक्षरता की चुनौतियां हैं भारत में, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सब आपकी क्या है? प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। तो इसमें लो लिटरेसी एंड इनकम लेवल्स है। अगला जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन, भौगोलिक, जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच नहीं है, आप जा ही नहीं सकते। इसके अलावा यानी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं नहीं है। अगला लैक ऑफ मोटिवेशन टू यूज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आने से तो ही कुछ हो जाएगा, उसको प्रयोग करने की अंदर से आपके क्या होनी चाहिए? अंदर से आपकी ललक होनी चाहिए। अगर अंदर से चाहत, अंदर से ललक नहीं है तो आप तब भी आपको टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन कुछ भी दे दिया जाए, आप उसका सार्थक प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगला लैक ऑफ फिजिकल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अब मोबाइल फोन से काम नहीं बनेगा, इंटरनेट की और स्पीड की और डेटा की, इन सब की भी जरूरत होती है और उसमें रिचार्ज चाहिए, पैसा, तो वो भी कहाँ से आएगा? तो ये फिजिकल एक्सेस भी होनी चाहिए। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी, प्रमुख चुनौती तो ये डिजिटल लिटरेसी है। बाकी तो चुनौतियां हैं भारत के द्वारा। इन्हीं चुनौतियों के समाधान करने, इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए कई प्रकार की स्कीम लाया गया। नेशनल ऑप्टिकल, आप बता सकते नेशनल ऑप्टिकल फाइबर, ये भी स्कीम भारत सरकार लेके आई। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसको भारत में प्रत्येक नागरिक को डिजिटली साक्षर करने का संकल्प लिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। इसके अलावा जैम, यानी इसी इंटरनेट के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित हो, तो जनधन अकाउंट और ये मोबाइल ट्रिनिटी जो है, इनको कनेक्ट करने की भी क्या प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखते हो पैसा किससे, जो DBT का पैसा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका पैसा किससे भेजा जा रहा? यानी इंटरनेट के माध्यम से सीधे खाते में जाता है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा आप सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल इंडिया। भारत के द्वारा डिजिटली भारत को साक्षर करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भी लेके आया गया है। तो ये सब स्कीमें हैं। और क्या किया जाना चाहिए? तो इन सब के लिए आपको जो चुनौतियां हैं उसको आप बता सकते हो। अब अगले चलते हैं इन्फॉर्मेटिव, जो रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, और काजीरंगा आप जान चुके हो नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ स्थित? असम में। एक काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? एक सींग, वन हॉर्न्ड गैंडे के लिए, एक सींग गैंडे के लिए ये जाना जाता है। तो अभी चर्चा में क्यों बन गया? क्योंकि फ्रांस सरकार के द्वारा यहाँ
पर क्या किया जाएगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पर सहयोग करने की बात की गई और इसके लिए इंडो पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप भी स्थापित किया गया है और इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप। तो इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप के अंतर्गत कहां सहयोग करेंगे, इंडिया और फ्रांस, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में यानी क्या करेंगे, सहयोग करने वाले हैं। अगला इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन, गोबलिन मोड। गोबलिन मोड है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ ईयर 2022। इंपॉर्टेंट क्योंकि जब कोई शब्द ऑक्सफोर्ड का ईयर ऑफ बनता है तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। तो जो गोबलिन मोड है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ ईयर 2022 के लिए चुना गया। आप कहेंगे कि ये गोबलिन मोड होता क्या है, तो गोबलिन मोड का मतलब होता है कि जब आप सामाजिक मानदंडों, सामाजिक मानकों व अपेक्षाओं को एक सिरे से नजरअंदाज कर देते हो और उनको अस्वीकार कर देते हो, तो इसी को गोबलिन मोड के नाम से जाना जाता है। वही बात इसमें लिखा, ए टाइप ऑफ बिहेवियर, एक प्रकार का यह व्यवहार होता है which जो कि इज अनएपोलॉजिकली, जो अनअपोलॉजिकली का मतलब हुआ कि कोई भी जानबूझ के जब किया जाता है, सेल्फ इंडल्ज, लेजी, स्लोवेली आर ग्रीडी, टिपिकली इन ए वे दैट रिजेक्ट्स सोशल नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेशन। तो इसी को क्या कहा जाता, इसी को कौन, तो ये कौन शब्द था, गोबलिन मोड कहा जाता है। अगला फिर इंपॉर्टेंट है कि गूगल है। अब गूगल के ऊपर इसके पहले आपने देखा था CCI कंपटीशन, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग जो है उसके द्वारा कॉम्पिटिटिव कंपटीशन ऑफ इंडिया के द्वारा फाइन भी लगाया गया था। अब इसी गूगल के द्वारा क्या किया गया है कि किसी भी भारत में मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए एक एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट लाया गया। भारत में जो मिस इन्फॉर्मेशन मतलब हुआ गलत सूचना का तेजी से प्रसारण हो जाता है, तो उसी गलत सूचना को प्रसारित होने से पहले, चाहे यूट्यूब का मीडियम हो या अन्य कोई सोशल साइट्स हो, उसको क्या किया जाए, उसको रोक दिया जाए। यूट्यूब पे जो वीडियो अब पहले ही उसमें रोक दी जाएंगी इस टाइप की, तो उन्हीं को क्या कहा जाता, प्री बंकिंग वीडियो। जो मिस इन्फॉर्मेशन संबंधित वीडियो होती, इसी को प्री बंकिंग वीडियो कहा जाता। अब उसको प्रसारित होने से रोका जाएगा, यानी मिस इन्फॉर्मेशन, एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट पूछेगा कौन लेके आया, तो ये गूगल के द्वारा लाया गया है। अगले इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो कौन हो गया अगला इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, सिंधुजा। ये पूछा जा सकता है, है क्या, तो सिंधुजा फर्स्ट, सिंधुजा फर्स्ट एक प्रकार की डिवाइस है दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स, यानी समुद्री तरंगों से इसके द्वारा बिजली बनाई जाएगी। और इसको किसने विकसित किया, IIT मद्रास के द्वारा इसे विकसित किया गया। इसीलिए चूंकि समुद्री तरंगों से बिजली ये बनाती है, इसीलिए इसे ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर के नाम से भी जाना गया। अगला बात करें तो पेरू, कौन सा, पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल कौन जीत लिया है, तो गोल्ड मेडल को किसने जीता, यह नाम छूट गया, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सिंगापुर के किसको हराया है, ची ह्योंग आंग को हराया है, भारत के प्लेयर है, भारत के यानी क्या है, प्लेयर है, भारत के प्लेयर हैं। आप बताइएगा ये पैरा बैडमिंटन के भारत के प्लेयर कौन है जिनके द्वारा ये पदक जीता गया है। अगला है B1 रेडर, ये इंपॉर्टेंट है, B21 ये पूछेगा, B21 रेडर क्या है, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकार का डुअल कैपेबल, यानी जिसमें एक साथ दोहरी क्षमता हो, तो ये डुअल कैपेबल दोहरा क्षमता वाला पेनिट्रेटिंग मतलब भेद सकता है, स्ट्राइक स्टेल्थ बम्बार का मतलब हुआ, एक होती स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी वो टेक्नोलॉजी मतलब हुआ जब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आप लगा दी गई, तो आप ऊपर से कितना ही रेडार पेडार मारते रहो, नीचे आपका यानी कोई मिसाइल या कोई पोत या कोई अन्य पनडुब्बी गुजर जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां से रेडिएशन जो जाएगी वापस ही नहीं आएगी। तो इसी को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता। तो ये स्टेल्थ बम्बार कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग बोथ, यानी इसमें इसके माध्यम से जो परंपरागत
परंपरागत हथियार और दूसरे कौन आधुनिक हथियार हैं, जिससे न्यूक्लियर आज का दौर न्यूक्लियर का दौर है, उनके हथियार को ये बम्बार्डमेंट करने में सक्षम है और इसको आप पता भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए ये चर्चा में बनी हुई है। किस लिए? इसलिए चर्चा में बनी हुई। तो B-21 राइडर ये पूछा जा सकता, हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या है? इसको विकास किसने किया? तो इसका निर्माण नॉर्थरोप ग्रूमन के द्वारा इसका विकास किया गया। और लास्ट ये कि हर साल 7 दिसंबर को, कब? हर साल 7 दिसंबर को राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो 7 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता? तो राष्ट्रीय सशस्त्र झंडा दिवस। हर साल 7 दिसंबर को राष्ट्रीय सशस्त्र झंडा दिवस, नेशनल आर्म्ड फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज का एक करंट अफेयर्स रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय जरूर देके जाइएगा और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ कल फिर सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।